हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज आलोक पटेल। और आज आपके लिए मैं लाया हूँ सॉलिड स्टेट चैप्टर क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम टर्म 1 में आने वाला है। इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट के एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो बच्चों, आप अच्छे से क्वेश्चंस को पहले अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद उसका आंसर अपने दिमाग में सोचे रखिए। जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो उसके बाद आपको मैच करना है कि आपने जो क्वेश्चन सोचा था या क्वेश्चन जो करा वो सही है कि नहीं सही है। क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, हर एक क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है वो मैटर नहीं करता है, पर आपको अप्रोच रखना है क्वेश्चन में और लास्ट में आंसर तक जाना है। क्वेश्चन सही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपने उसमें क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट किया, वो बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए एंड बी crystallizes in the cubic structure where A atoms are at the corners of the cube and B atoms are at the face centers। फॉर्मूला आपको बताना है कंपाउंड का। क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए और सोचिए कौन सा आंसर हो सकता है। आपके पास कुछ सेकंड्स हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको टर्म 1 में मिल सकता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं, चलिए सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में लिखा है ए एटम जो है यहाँ पे ओके, एटम ए जो है वो यहाँ पे वो कहाँ पे है, ये कॉर्नर्स पे है। एटम ए कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे है। और पता है आपको, एक अगर क्यूब बनाए, यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्यूब की कंडीशंस होती है सभी एक्सिस इक्वल होंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड एंगल्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप क्यूबिक बोल सकते हैं। क्यूबिक एस सी सी, बी सी सी, एफ सी सी 3 टाइप्स के मिलने वाले हैं क्यूब में। एस सी सी स्टैंड फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, FBCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड FCC फेस सेंटर्ड। तो ए जो है वो कॉर्नर्स पे एटम्स हैं। अगर कॉर्नर्स आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कॉर्नर्स आपको कितने दिखने को मिल रहे हैं। तो कॉर्नर्स यहाँ पे टोटल अगर देखें आप तो 8 कॉर्नर्स है, 1 2 3 4, ऐसे नीचे भी दिख रहे हैं आपको। तो टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। और डिवीजन अगर उसका चले तो 1/8 का चलता है। बी एटम्स की बात करें तो बी एटम्स फेस के सेंटर पे हैं। तो ऐसे फेसेस अगर देखा जाए तो फेसेस आपको 6 देखने को मिलेंगे, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए फ्रंट पे तो सामने, तो उसके अपोजिट में ऊपर नीचे और दाएं बाएं, ऐसे 6 आपको दिखने को मिलेंगे। तो 6 फेसेस और उसका डिवीजन चलेगा 1/2 का। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्मूला बन के आ रहा है कंपाउंड का AB3। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, आंसर ए मैच कर रहा है। तो ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान था।
यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रखा था एटम एक कॉर्नर्स पे है तो कॉर्नर 8 और डिवीजन 1/8 का चलता है तो 8 इंटू 1/8 1 हो जाएगा। बी फेस पे है तो फेस 6 होंगे और डिवीजन 1/2 का चलता है तो यहाँ पे 3 बन के आ रहा है, तो कंपाउंड जो है वो AB3 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है द डेंसिटी ऑफ ए मेटल व्हिच क्रिस्टलाइजेज इन BCC लैटिस with unit cell edge length 300 picometer and molar mass 50 ग्राम पर मोल will be। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या क्या दे रखा है वो ध्यान दे देते हैं। एज लेंथ ए इक्वल टू दे रखा है 300 पिकोमीटर और बच्चों ध्यान दीजिए क्वेश्चन तो एज लेंथ 300 पिकोमीटर दे रखा है, लेकिन आंसर का जो फॉर्मेट है यहाँ पे सेंटीमीटर में आंसर आ रहा है। मतलब आप पिकोमीटर में नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। और आपको पता है 310 टू दी पावर 1 pm इक्वल टू 10 टू दी पावर -12 मीटर या 10 टू दी पावर -12 मीटर या बोल सकते हैं 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर -10 तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर। एज लेंथ आ गई है यहाँ पे। मोलर मास दे रखा है कैपिटल M की वैल्यू 50 ग्राम पर मोल। यहाँ पे डेंसिटी पूछ रखा है। डेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा आप, क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला सॉलिड स्टेट में, आई होप आपको याद होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। रो इक्वल टू ZM/A³ तो यहाँ पे ये जो टर्म्स लिखे हैं वो किसको किसको डिनोट करते हैं। Z नंबर ऑफ एटम्स को डिनोट करेगा, M मोलर मास को, A एज लेंथ एंड Na जो होता है वो एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर -23 होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या लेंगे, BCC के लिए Z की वैल्यू कितना होती है, कितना होती है BCC के लिए Z की वैल्यू, तो मैं बता दूं SCC के लिए 1 होता है, BCC के लिए 2 और FCC के लिए 4 होता है। तो यहाँ पे BCC के लिए Z की वैल्यू जो आने वाली है वो 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, Z इक्वल टू 2। तो चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। 2 M की वैल्यू कितना दे रखा है 50, एज लेंथ 3 इंटू 10 टू दी पावर -8 होल क्यूब एंड Na इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब 27 इंटू 10 टू दी पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। सॉल्व करके देखना तो आंसर यहाँ पे मैच करने वाला है। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा आंसर दिख रहा है इसका, आंसर यहाँ पे सी राइट हो जाता है। आप सॉल्व कर सकते हैं, पेन और पेपर साथ में रखिए, सॉल्व करके देखिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला, इस क्वेश्चन में लिखा है इन ए कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म CCP लैटिस एंड दोज ऑफ एलिमेंट X ऑक्यूपाई 2/3 of tetrahedral voids. The formula of the compound will be। ये AEEE 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, पर आपके बोर्ड में आ सकता है। AEEE जो आज का IIT मेंस हो चुका है उसका क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं देखने को आपके बोर्ड में, जो कि टर्म 1 आपके नज़दीक ही है। तो आई होप कुछ लोगों ने अटेम्प्ट करा होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए बोला क्या है, एटम्स ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म CCP लैटिस। देखिए टेट्राहेड्रल वाइड को यहाँ पे मान के चलते हैं X। देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ऐसे पूरा थ्योरेटिकल में नहीं जाते हैं। टेट्राहेड्रल वाइड को X मान के चलेंगे। देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इंटू 2। यही तो होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड इंटू 2। देन 2/3 इंटू 2 you will get 4/3। तो फॉर्मूले पे अगर चलें तो यहाँ पे x ऑक्यूपाइज 2/3, x के साथ लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2/3 और y के साथ 1। तो यहाँ पे x 4/3 और y बन के आता है। तो यहाँ पे आंसर अगर सिंप्लीफाई करके 3 इधर ले जाएं तो x 4 और y 3 बन जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा x 4 y 3। कौन सा मैच कर रहा है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी स्पेस लैटिसेस आर पॉसिबल इन ए क्रिस्टल। स्पेस लैटिस या ब्रेबियस लैटिस बोल सकते हैं। तो कितने होते हैं सबसे पहले देख लेते हैं। ट्रिक होता है CTORHMT, ये ट्रिक होता है। C स्टैंड फॉर क्यूबिक, T ट्राइगोनल, O ऑर्थोरोम्बिक, R रोहम्बोहेड्रल, H हेक्सागोनल, M मोनोक्लिनिक एंड T ट्राइक्लिनिक होता है। तो टोटल ब्रेबियस लैटिस जो टोटल होते हैं वो 14 होते हैं। तो क्यूबिक से 3 बन के आता है, ट्राइगोनल से 2, ऑर्थोरोम्बिक से 4, देन 1 मोनोक्लिनिक से 2, ट्राइक्लिनिक से 1। तो देखिए 3 2 5 4 9 10 11 13 एंड 14। तो टोटल ब्रेवियस लैटिन 14 होते हैं। तो आंसर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर इन CCP एंड SCP अरेंजमेंट्स ऑफ मेटल्स एटम्स आर रेस्पेक्टिवली।
तो आपको बताना है CCP क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग एंड SCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कितना होता है बच्चों, कितना होता है आपको पता है? आई होप कुछ लोगों को पता होगा। तो मैं बता दूं आपको कि CCP के कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं और HCP के भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होते हैं, और इनकी पैकिंग इफ़िशियंसी भी बहुत ही ज़्यादा होती है। पैकिंग इफ़िशियंसी 74% होती है, हाईएस्ट पैकिंग इफ़िशियंसी देते हैं CCP और SCP। तो आंसर यहाँ पे डी बन के आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर CCP और SCP दोनों का सेम होता है और 12 ही होता है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन द रेडियस रेशियो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन का R कैटायन बाई R एनायन होता है रेडियस रेशियो, और इसमें रेंज पूछ रहा है आपसे। रेंज क्या होगा टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन का? सोचो क्या हो सकता है, कौन सा आंसर सही हो सकता है यहाँ पे? तो मैं बता दूं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों का रेंज आपको याद होना चाहिए। टेट्राहेड्रल वॉइड का अगर रेंज देखेंगे तो आपको R प्लस मतलब R कैटायन बाई R माइनस R एनायन, जो रेडियस रेशियो होता है R कैटायन बाई R एनायन होता है, इक्वल टू जो रेंज चलेगा 0.225 टू 0.414 होगा। तो आंसर तो पता चल गया होगा आपको, तो यहाँ से आंसर तो आप भी टिक कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन टेट्राहेड्रल के अलावा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी पूछ सकता है, तो मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर क्वेश्चन उस फॉर्मेट में आया तो आप उसके अकॉर्डिंग टिक कर लेना। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का अगर रेंज देखें तो रेडियस रेशियो लिखेंगे R कैटायन बाई R एनायन इक्वल टू 0.414 टू 0.732, याद होना चाहिए बच्चा लोग, 0.414 टू 0.732। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का रेंज रेडियस रेशियो 0.225 टू 0.414 होगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 0.414 से 0.732 होगा। दोनों के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसका तो आंसर आपने बी बता दिया। अगर देखिए नीचे दे रखा है सी पार्ट में ऑक्टाहेड्रल का दिया था, तो अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होता तो आप सी अगर लगा के आते तो क्वेश्चन गलत हो जाता है यहाँ पे। तो ध्यान रखना है कि कौन सा पूछा है। जैसे यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड का पूछा था, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का आंसर तो बी हुआ, लेकिन अगर यहीं पे टेट्राहेड्रल की जगह ऑक्टाहेड्रल होता तो आंसर यहाँ पे सी बन के आता, ना कि बी होता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ एटम्स इन BCC अरेंजमेंट, ये पूछा है आपसे। तो BCC अरेंजमेंट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक क्यूब ड्रॉ कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे BCC में पूछा है। आंसर कुछ लोगों को पता चल गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखिए
चाहे SCC हो, BCC हो या FCC हो, तीनों में एटम्स कॉर्नर पे आपको मिलने वाले हैं। कॉर्नर्स पे तो एटम रहेंगे ही रहेंगे, बस उसके बाद चेंज होता है। BCC में बॉडी के सेंटर पे आ जाएगा और FCC अगर होगा तो वो फेस के सेंटर पे जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स अगर कैलकुलेट करें तो कॉर्नर्स पे 8 हैं और डिवीजन उसका 1/8 चलेगा। साथ में आपको बॉडी के सेंटर पे एक एटम पूरा दिखने वाला है। तो बॉडी के सेंटर पे पूरा एक एटम दिखेगा तो पूरा एक लेंगे 1। तो यहाँ पे 8 × 1/8 1 + 1, तो 2 एटम्स मिल जाएंगे। तो BCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो आंसर B बन के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वैसे मैं बता दूं आपको कि अगर SCC होता तो आंसर नंबर ऑफ एटम्स 1 होते, सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। BCC में अब भी सॉल्व किया 2 हो जाएंगे, और FCC फेस सेंटर्ड अगर होगा तो आंसर होगा 4। याद कर सकते हैं 1 2 का 4, 1 2 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा सोच लीजिए आप। क्वेश्चन में ये बोला है इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC यूनिट सेल एज लेंथ इज। तो रेडियस और एज लेंथ में FCC में जो रिलेशन होता है R = मिलने वाला है आपको A/2√2। ऐसा तो कोई आंसर दिख ही नहीं रहा है A/2√2। तब क्या करें? सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ पे एज लेंथ पूछा था तो A = 2√2R लिख देते हैं। तब भी नहीं मैच करा कोई आंसर। अब क्या करें? एक काम करते हैं अपन लोग कि √2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2/√2, 2√2 × √2 4 हो जाएगा, 4R/√2। अब कोई आंसर ऐसा मिल रहा है? अगर ऑप्शंस चेक करें तो यहाँ पे B ऑप्शन ऐसा कुछ दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर B हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं, अगर ये FCC का क्वेश्चन FCC का पूछा था तो ये रिलेशन R = A/2√2 होता है। अगर SCC होता तो R = A/2 बन के आता है, और वहीं पे अगर BCC पूछा होता तो R = √3A/4 हो जाता। ये फॉर्मूला है, याद होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कंपटीशन में आ चुका है IIT 2005 में। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्री स्ट्रक्चर कंटेन्स कैटायंस इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कंटेन करते हैं। तो आंसर इसका डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, ZnS आंसर इसका होगा, जिंक सल्फाइड। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl - anion का पूछा है। वैसे मैं बता दूं NaCl रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर देता है। ये सब याद होना चाहिए। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। चाहे Na+ दैट मीन्स कैटायन हो या Cl - anion हो, दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही होते हैं और दोनों के 6 ही होते हैं। तो आंसर तो इसका B हो जाएगा। यहाँ पे
अगर R कैटायन प्लस R एनायन का देखा जाए तो इक्वल टू एज लेंथ बाई 2 आएगा। R प्लस प्लस R माइनस इक्वल टू A बाई 2 बनेगा। और रेडियस रेशियो देखा जाए R प्लस बाई R माइनस इक्वल टू 0.414 होता है। तो इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन और एनायन दोनों का 6 ही होता है। तो Cl माइनस का पूछा था यहाँ पे, तो आंसर बी बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिफेक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फिर आंसर सोचिए क्या होगा। चलिए साथ में मैं भी पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। डेंसिटी क्या हो जाएगी फ्रैंकल डिफेक्ट में? तो मैं बता दूं, ये स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं और आयनिक कंपाउंड के लिए होते हैं। उसमें से दो निकल के आते हैं, सॉकटी और फ्रैंकल डिफेक्ट। क्वेश्चन फ्रैंकल डिफेक्ट से है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, AgBr। देखिए AgBr इकलौता ऐसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, जो सॉकटी और फ्रैंकल दोनों देता है। तो जैसे लिखा Ag प्लस Br माइनस, Ag प्लस Br माइनस। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे Br माइनस लिखेंगे, फिर Ag प्लस। रेगुलर अरेंजमेंट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, Br माइनस Ag प्लस। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे Ag प्लस Br माइनस, Ag प्लस Br माइनस। तो अभी तक तो कोई डिफेक्ट यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। डिफेक्ट कैसे आएगा? तो भैया इस क्वेश्चन में डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट कब होता है? ये जो पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेस हैं, ये अपने मीन पोजीशन से डिसलोकेट हो जाते हैं। मतलब अपना जगह छोड़ के किसी खाली जगह पे चले जाते हैं। खाली जगह ये दिख रही है, तो यहाँ पे डिसलोकेट हो जाएंगे। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक हमने कैटायन को यहाँ से डिसलोकेट कर दिया और इसको यहाँ पे पहुँचा दिया, तो डिसलोकेट हो गया, अपने मीन पोजीशन से हट गया। तो ऐसे डिफेक्ट को फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही निगेटिव चार्ज हैं। मतलब ना तो कैटायन मिसिंग है और ना ही एनायन मिसिंग है, अपने मीन पोजीशन से इंटरस्टिशियल पोजीशन पे डिसलोकेट हो गया है। मतलब अपना पोजीशन छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या डेंसिटी पे कोई फर्क दिख रहा है यहाँ पे? नहीं भैया, कोई फर्क नहीं दिख रहा है। तो डेंसिटी जो होगी अनचेंज्ड रहने वाली है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसा अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन के सी पार्ट में ऐसा लिखा है, द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल रिमेन्स अनचेंज्ड। तो आंसर यहाँ पे सी बन के आएगा इस क्वेश्चन का। उससे पहले द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीजेज, ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता। द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीज, जब कैटायंस और एनायन सेम हैं तो कहाँ से डिक्रीज कर जाएगा और कहाँ से बढ़ जाएगा? लास्ट में बोला था देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल एंड डिफेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है, डेंसिटी में रिलेशन तो है लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है। फॉर्मूला तो लगेगा ही, रो इक्वल टू ZM बाई ए क्यूब एन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी टाइप सेमी कंडक्टर आर फॉर्म्ड इन Si एंड G आर डोप्ड विद Si ग्रुप 14। ध्यान से देखना, ग्रुप 14
एलिमेंट्स SiGe होते हैं, अगर ये ग्रुप 13 के साथ डोप कर रहे हैं, ग्रुप 13 में कौन कौन से आते हैं? बोरॉन, बैगन, आलू, गाजर, ये तो होता है। तो ग्रुप 13 में अगर डोप कर रहे हैं, एक और पूछता है ग्रुप 15 के साथ, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सिलिकन, गैलियम के साथ हो सकता है डोपिंग, सिलिकन का फास्फोरस के साथ हो सकता है। तो यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला है, पी फॉर पॉजिटिव, और पॉजिटिव जब 14 को डोप कर रहे हैं 13 में तब आएगा, तो आंसर तो इसका सी बन जाएगा। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर तब बनते हैं जब 14 को 13 में डोप कराएंगे, और एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे जब 14 को 15 में डोप कराएंगे। तो इस वाले को एन टाइप बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर 13 में हो रहा है तो इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाएगा। तो बच्चों समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एमंग ऑफ द फॉलोइंग विल शो एनिस्ट्रॉपी। एनिस्ट्रॉपी और आइसोट्रॉपी दो टर्म में होते हैं। पहली बात तो सॉलिड स्टेट में सॉलिड को क्लासीफाई करे हैं 2 पार्ट्स में। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक मिनट, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा एमार्फस सॉलिड होता है। एमार्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिस्ट्रॉपिक नेचर के होते हैं, एनिस्ट्रॉपिक नेचर के। एमार्फस सॉलिड जो आपको मिलेंगे वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। मेन डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? एनिस्ट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक में मेन डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एनिस्ट्रॉपिक के लिए अलग डायरेक्शन पे अलग अलग होती हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस आर कॉल्ड एनिस्ट्रॉपी। और आइसोट्रॉपिक के लिए द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन पे डिफरेंट होगी, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन पे सेम होने वाली है। तो एनिस्ट्रॉपिक नेचर के कौन होते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये पता कर लो कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड दिख रहे हैं। ग्लास भैया एमॉर्फस होता है, प्लास्टिक एमॉर्फस है, रबर एमॉर्फस है, तो NaBr ही तो इकलौता ऐसा है जो क्रिस्टलाइन है। तो एनिस्ट्रॉपिक कौन सा करते हैं? क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में आंसर कौन दिख रहा है? बी। तो यहाँ पे NaBr आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल पार्ट का है। सॉलिड स्टेट के थ्योरेटिकल पार्ट के क्वेश्चंस चल रहे हैं ये सब। तो इस क्वेश्चन में बोला है द मेजर बाइंडिंग फोर्स इन डायमंड, सिलिकन एंड क्वार्ट्ज। तो मैं बता दूं आपको, डायमंड, सिलिकन, क्वार्ट्ज ये सब
सॉलिड्स में क्लासिफाई करते हैं तो ये सब के सब कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड्स। अगर ये सब कोवैलेंट सॉलिड्स हैं तो बॉन्ड, इनके बीच में बॉन्डिंग किस टाइप की होगी, कोवैलेंट बॉन्डिंग ही तो होगी। तो आंसर इसका सी बन के आएगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनिक सॉलिड में होता है, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन भी आयनिक में होगा, वैन डर वाल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में होने वाला है। तो आंसर यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फोर्स होगा। और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, जैसे डायमंड, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है, हार्ड नेचर के होते हैं। अगर इसमें पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनके एटम्स होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव सेल्स शो द गिवन पैरामीटर्स। यहाँ पे लिखा है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद रखना है ब्रेबियस लैटिस को, और उसके एक्सिस में क्या रिलेशन है और एंगल्स में क्या रिलेशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिर्फ ध्यान रिमेंबर कर लेना है, लर्न कर लेना है अच्छे से, जिससे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये किसी फॉर्मेट में पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, क्यूबिक है तो उसका पैरामीटर क्या होगा, टेट्रागोनल है तो पैरामीटर क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक है तो पैरामीटर क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा है इस तरीके से कि एक्सिस दे रखा है और एंगल्स दे रखा है, दोनों में रिलेशन दे रखे हैं, तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये कौन सा ब्रेबियस लैटिस बनाएगा। तो याद रखेंगे सी टी ओ आर एच एम एंड टी। कैसे, सी टी ओ आर एच एम टी, सी टी ओ आर एच एम टी। आई होप याद हो गया होगा। सी फॉर क्यूबिक, टी ट्राइगोनल, ओ ऑर्थो रोहम्बिक, आर रोहम्बोहेड्रल, एच हेक्सागोनल, एम मोनोक्लिनिक, एंड टी ट्राइक्लिनिक होगा। सी टी ओ आर एच एम टी, सी क्यूबिक, टी ट्राइगोनल, ओ ऑर्थोरोम्बिक, आर रोहम्बोहेड्रल, एच हेक्सागोनल, एम मोनोक्लिनिक एंड टी ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ पे दो टर्म लिखते हैं, एक्सिस एंड एंगल्स, एक्सिस एंड एंगल्स। एक्सिस देखिए, सबसे पहले लिखेंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इधर से एक एक कैंसिल, नॉट इक्वल लिखते चले जाएंगे, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। फिर लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। देखो कर क्या रहे हैं, सबसे पहले इक्वल लिखा, फिर सी नॉट इक्वल, फिर बी भी नॉट इक्वल हो गया, फिर यही रिपीट कर दो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसको एक बार और रिपीट कर दो, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब एंगल्स कैसे लिखेंगे, तो एंगल्स के लिए शुरुआत में 3 बार
एक जैसे लिखते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, फिर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, देन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? शुरुआत में 3 बार एक जैसा लिखना है, उसके बाद क्या करें, उसके बाद बच्चों यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होगा इक्वल, लेकिन 90 के इक्वल नहीं होगा। हेक्सागोनल में क्या करेंगे, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो है, पर गामा जो है वो 120 डिग्री हो जाता है। फिर मोनोक्लिनिक में अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, पर बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। और लास्ट में ट्राई क्लिनिक के साथ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री लिख के नॉट इक्वल लगा देंगे, ये कुछ भी इक्वल नहीं होते हैं। तो अब देखिए पैरामीटर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री किस में दिख रहा है? हमें तो लग रहा है ये ऑर्थोरोम्बिक का केस बन रहा है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर सी है। तो इस ट्रिक को अगर फॉलो करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन मोनोक्लिनिक से आ सकता है, ट्राई क्लिनिक से आ सकता है, हेक्सागोनल से आ सकता है, तो क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a crystalline structure has radius ratio in range 0.225 to 0.414। अभी एक क्वेश्चन ऐसे कराया था, किस ये कौन सा है मैं बता दूं, कौन सा होगा पता है क्या आपको बच्चों? क्या आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर? तो मैं बता दूं कि ये जो रेंज है ये हमें लग रहा है ये टेट्राहेड्रल का रेंज है। ऑक्टाहेड्रल का होता तो यहाँ पे 0.414 से 0.732 जाता, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल है, तो आंसर सी तो ऐसे ही मैच कर गया। पर यहाँ पे कैटायंस का जो अरेंजमेंट है या कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल के लिए 4 होता है, तो आंसर यहाँ पे सी बन के आएगा। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड ए बी हैज ए रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर जैसे NaCl बनाता है, ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं, कैटायन के भी और एनायन के भी। और मैंने रेडियस रेशियो भी लिखाया था, रेडियस रेशियो R+/R- इक्वल टू 0.414 होने वाला है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए सॉलिड ए बी हैज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर इफ रेडियस ऑफ कैटायन A+ इज 120 pm, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यूज ऑफ रेडियस ऑफ एनायन। कैटायन का दे रखा है यहाँ पे 120 और एनायन का पूछा है तो B- लिख देते हैं, A+ का दे रखा था 0.414। तो आगे अगर सॉल्व करें इस क्वेश्चन को तो यहाँ पे लिख सकते हैं 120 डिवाइडेड बाई 0.414 इक्वल टू B-K। तो सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आने वाला है। चलिए सॉल्व करके बताइए। ठीक है, कुछ लोगों का आंसर आ गया होगा, तो मैं बता दूं जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर बन के आएगा 290 पिकोमीटर। जो नहीं सॉल्व करे हैं वो सॉल्व करके देख लें, ये आंसर आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है बच्चों। ये भी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बोला है
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस एंड Cl माइनस इन CsCl क्रिस्टल्स आर। तो मैं बता दूं NaCl रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर देता है, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। सेम CsCl के साथ अगर पूछा जाए यहाँ पे, तो CsCl का 8 और 8 कोऑर्डिनेशन नंबर आने वाला है। तो आंसर अगर इसका देखा जाए तो ए पार्ट बन के आ जाएगा। ये सब रॉक सॉल्ट, CsCl, ZnS टाइप, CaF2 टाइप, ये सब याद रख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और टिक करना है, सेकंडों में आंसर देना है, बहुत टाइम नहीं लेना है ऐसे क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए लिखा है इस क्वेश्चन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मेटल डिफिशियंसी इफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी इफेक्ट कौन सा करेंगे? 4 ऑप्शन हैं, सोचो कौन सा होगा। तो मैं बता दूं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट वो शो करते हैं जिन एलिमेंट्स का वेरिएबल बैलेंसी होता है। जिन एलिमेंट्स का वेरिएबल बैलेंसी देखने को मिलता है वो इस टाइप के डिफेक्ट शो करते हैं। तो Fe 0.930 लिखा हुआ मिल सकता है और Fe 0.960 वेरिएबल बैलेंसी दिखने को मिलता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है बच्चों, इन व्हिच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट। मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग, ये देखो यहाँ पे लिखा है मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग, मैक्सिमम पैकिंग कितना देखने को मिलता है? 74% मिलता है देखने को। और 74% कौन कौन से देते हैं? FCC दे सकते हैं, HCP वाले भी 74% देते हैं और CCP वाले भी देते हैं। ये तीनों 74% पैकिंग, मैक्सिमम पैकिंग इफिशियंसी होती है इनकी। तो इस टाइप के आंसर अगर देखा जाए तो आंसर ए में देख रहा है, ऑप्शन ए में SCP एंड BCC नहीं होगा, बी में SCP एंड CCP, हाँ ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर बी बन जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, इन ए शॉटकी डिफेक्ट। देखिए शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड्स के लिए होते हैं और शॉटकी डिफेक्ट जो होगा वो वैकेंसी डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा। तो शॉटकी डिफेक्ट जैसे मैं बनाऊं AgBr का, Ag प्लस Br माइनस Ag प्लस Br, NaCl का भी बना सकते थे, NaCl भी एक एग्जाम्पल है शॉटकी डिफेक्ट का। फिर लिखेंगे यहाँ पे Br माइनस Ag प्लस Br माइनस Ag प्लस, नेक्स्ट Ag प्लस Br माइनस Ag प्लस Br माइनस। अभी तो कोई डिफेक्ट दिख नहीं रहा है, डिफेक्ट कब आएगा? डिफेक्ट इसमें इस तरीके से आता है, जैसे एक कैटायन आपने बैकेंट कर दिया तो एक एनायन भी बैकेंट करना होगा। यहां से हटा देते हैं, जितने कैटायन उतने ही एनायन आपको बैकेंट करने होंगे। मतलब स्टाइकियोमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, मतलब यहाँ पे डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करने वाली है।
तो शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज करती है, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई चेंजमेंट नहीं आता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज पहले थे, जितने एनायंस और कैटायंस पहले थे, उतने ही बाद में रहते हैं। फ्रैंकल में सिर्फ इंटरस्टिशियल पॉइंट पे जाके डिसलोकेट हो जा रहे थे, लेकिन शॉर्टकी डिफेक्ट में सीधे निकल ही गए, बाहर निकल गए। जब बाहर निकल गए तो यहाँ पे डेंसिटी मतलब कि कैटायंस और एनायंस डिक्रीज कर गए, तो डेंसिटी तो कम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर ढूंढें तो पहले ऑप्शन में लिखा है एन आयन मूव्स टू इंटरस्टिशियल पोजीशन बिटवीन लैटिस पॉइंट्स। नहीं भैया, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे नहीं जाता है, ये तो फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन लैटिस साइड, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप साइड लैटिस साइड में नहीं होते, एब्सेंटर बनाते हैं, वो अलग टाइप की डिफेक्ट हैं। सी सम लैटिस साइड आर वैकेंट, हाँ ये समझ में आ रहा है, लैटिस साइड देखो वैकेंट दिख रहे हैं ना, तो आंसर इसका सी बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। लास्ट में इंटरस्टिशियल स्पेस नहीं, वो फ्रैंकल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन में लिखा है एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यू सॉलिड्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट एग्जाम्पल्स व्हिच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन से सॉलिड के एग्जाम्पल मैच नहीं कर रहे हैं करेक्टली? आयनिक सॉलिड NaCl ZnS एकदम सही दिख रहा है। कोवेलेंट सॉलिड भैया डायमंड होता है, सिलिकॉन, ये सब होते हैं। तो यहाँ पे H2I2 क्या कर रहा है? H2I2 तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं और मॉलिक्यूलर में नॉन पोलर सॉलिड होते हैं, तो ये तो सही नहीं दिख रहा है हमें। तो बोला था नॉट करेक्टली बताना है, तो नॉट करेक्टली बताना है तो कोवेलेंट सॉलिड ही आंसर, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड H2O, हाँ सही है। मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं फर्दर, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो H2O जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड में जाएगा। नेक्स्ट मेटालिक सॉलिड, कॉपर टिन, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन CCP अरेंजमेंट द पैटर्न, एक मिनट, इन CCP अरेंजमेंट द पैटर्न ऑफ सक्सेसिव लेयर्स कैन बी डेजिग्नेटेड एज। CCP अरेंजमेंट में एटम्स का CCP अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न ऑफ सक्सेसिव लेयर्स कैन बी डेजिग्नेटेड एज। तो मैं बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक हेक्सागन देखने को मिलेगा CCP में, उसके बाद 3 एटम इस टाइप से, फिर उसके बाद 3 एटम, मतलब 2 ट्रायंगल बीच में दिखेंगे, फिर उसके बाद एक हेक्सागन दिखेगा। कुछ आपको समझ आइडिया लग रहा होगा आंसर कौन सा हो सकता है इसका। तो देखो A B C और फिर क्या आया A, तो पैटर्न क्या दिख रहा है? ABC ABC ABC, तो कौन सा आंसर मैच कर जाएगा? इसका आंसर B हो जाएगा, ABC 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 टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर दो इसका, आंसर दो इसका। क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद सोचो इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है आपसे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का 12 होता है, तो आंसर इसका A बन जाता। तो आंसर A होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रोमियम मेटल इज 287 pm with BCC arrangement. The atomic radius is of the order. BCC अरेंजमेंट है तो इसके लिए R इक्वल टू √3a/4, यही तो फॉर्मूला बन के आता है। एज लेंथ दे रखा है की वैल्यू, तो R बताना है। √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732 इंटू A 287। सबसे अच्छी बात, एज लेंथ जिस पैरामीटर में दिया था उसी पैरामीटर में रेडियस भी पूछा है, मतलब पीएम को मीटर या सेंटीमीटर में चेंज नहीं करना है। बाई 4। चलो सॉल्व करके बताओ कौन सा आंसर मैच करेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा सी पार्ट। आपका आंसर आने वाला है 124.27 पिकोमीटर। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।